नमस्कार। आज का विषय है विभाजन की त्रासदी और हिंदी कहानी। हम सब जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, किंतु इस आज़ादी के साथ ही साथ बहुत दर्द भी मिला। देश बटा, दो टुकड़े हुए। भौगोलिक रूप से तो दो ही टुकड़े हुए, किंतु सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से अनेक टुकड़े हुए। एक तरफ से देखें तो यह विभाजन सिर्फ विभाजन ही नहीं था, बल्कि यह विस्थापन भी है, सांप्रदायिक हिंसा का दौर भी है, लूटपाट का भी दौर था और परस्पर अविश्वास और मनुष्यता की हत्या का भी दौर था। इन सब स्थितियों ने भारतीय कहानीकारों को बहुत उद्वेलित किया। हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में अनेक रचनाएं विभाजन को लेकर लिखी गईं। हिंदी में ख़ास तौर पर वे कहानीकार जिन्होंने विभाजन के दर्द को महसूस किया और विभाजन को अपनी आँखों के सामने घटित होते देखा, उन्होंने विभाजन को लेकर और विभाजन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, उस विभाजन के साथ आने वाली तमाम समस्याओं को लेकर अनेक तरह के कथाएं लिखी। इन कहानियों में कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, देवेंद्र ईश्वर का मुक्ति, बदिउज्जमा का अंतिम इच्छा, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, महीप सिंह का पानी और पुल, मीरा सीकरी का सच, मोहन राकेश का मलबे का मालिक, राजी सेठ का बाहरी लोग, विष्णु प्रभाकर का मेरा वतन, अमृत राय का व्यथा का सरगम, अज्ञे का शरणदाता, कृष्णा सोबती की मेरी माँ कहाँ, नासिरा शर्मा की सरहद के इस पार, राजी सेठ का किसका इतिहास, विष्णु प्रभाकर का मैं जिंदा रहूँगा जैसी कहानियाँ हमारे बीच में हैं। इन सभी कहानियों को पढ़ते समय एक बात तो यह समझ में आती है कि जो कहानीकार विभाजन की त्रासदी से जुड़ा रहा, उसकी अनुभूति बहुत प्रामाणिक है और उसकी अनुभूति में तमाम क्रूर संदर्भों के बावजूद, तमाम लूटपाट हत्याओं के वर्णन के बावजूद मनुष्यता की तलाश की एक कोशिश है। और ऐसे उपन्यासकारों में, ऐसे कहानीकारों में सबसे महत्वपूर्ण नाम कृष्णा सोबती का है, भीष्म साहनी का है, अज्ञे का है, महीप सिंह का है। कृष्णा सोबती की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है सिक्का बदल गया। नाम में ही देखें, नाम कितना मार्मिक है। सिक्का बदल गया, समय बदला, परिवेश बदला, भूगोल बदला और भूगोल के साथ साथ सांस्कृतिक विघटन हुआ और उस विघटन के दौर में सिक्के बदल गए। सिक्कों का बदलना अस्मिता पर चोट थी। उस अस्मिता की चोट जो भारत में रहने वाले व्यक्ति की पहचान है, पहचान के साथ धोखा हुआ इस कहानी में। और जाहिर सी बात है, कृष्णा जी ने यह दर्द अपनी आँखों के सामने देखा है, इसलिए इनकी इस कहानी में बड़ी ही प्रामाणिक अनुभूति है। सिक्का बदल गया कहानी को देखते समय मुझे बार बार याद आता है, राम मनोहर लोहिया का एक लेख था कि विभाजन के गुनहगार कौन, इस नाम से उनकी एक किताब भी है। खैर, विभाजन के इन तमाम संदर्भों पर अगर हम ध्यान दें तो राम मनोहर लोहिया के विचार से 100% सहमत न भी हों और सहमत हुआ भी नहीं जा सकता, फिर भी जो स्थितियां थीं उनमें ब्रितानी कपट, कांग्रेस नेतृत्व का ढलान, हिंदू मुस्लिम दंगों की प्रत्यक्ष उपस्थिति, जनता में दृढ़ता और सामर्थ्य का अभाव जैसे तत्व, मुस्लिम लीग की फूट नीति,
अवसरों से लाभ उठा सकने की असमर्थता जैसे तत्व ऐसे थे जिन्होंने विभाजन को और भी अधिक त्रासद और गंभीर बनाया। यह केवल सीमाओं का विभाजन नहीं था, बल्कि यह मनुष्यता का विभाजन था। बिखरते हुए मानवीय मूल्यों की यह कहानी है। सिक्का बदल गया, यहाँ भी विस्थापन है, अपनी जड़ से उखड़ने का दर्द है। कृष्णा सोबती की यह कहानी इस अर्थ में आज़ादी के बाद की लिखी गई कहानियों में जिन्होंने विभाजन को केंद्र बनाया, खास अर्थ में महत्वपूर्ण है। शेरा और हुसैना, जिसे साहनी ने अपने पुत्रों की तरह पाला, समय बदला, लूटपाट और दंगों के माहौल के बीच में कैसे शेरा और साहनी पराये हो गए, कैसे क्रूर हो गए, कैसे हिंसक हो गए, और उस साहनी को जिसने इन्हें पुत्र की तरह पाला, उनके प्रति कितने असहिष्णु हो गए। उनके मन में उस साहनी को लूटने की इच्छा कैसे जागृत हो गई। यह कहानी इन मार्मिक प्रसंगों को हमारे सामने उद्घाटित करती है। संदर्भ देखिए, दाऊद खां आ चुका है साहनी को शरणार्थी शिविर में ले जाने के लिए। याद रखें, यह वही दाऊद खां है जिसकी मंगेतर को साहनी ने कनफूल दिया था। लेकिन वह दाऊद खां भी कितना बदल गया है। वह ट्रक लेकर आया है कि साहनी को शरणार्थी शिविर में पहुंचा सके। और साहनी और शेरा के बीच की जो बातचीत है बहुत मार्मिक है। साहनी से कहता है शेरा, देर हो रही है। साहनी आहत हो उठती है। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। कहने लगी, मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। जहाँ पली बढ़ी, जिस चौखट में पूरे शानो शौकत के साथ रहीं, आज वही चौखट छूट रही है और उन्हें दर्द है, उन्हें आक्रोश है, उन्हें उन सभी लोगों के प्रति शिकायत है कि जिन्हें उन्होंने इतने प्यार से पाला, आज वे कितने बेगाने हो गए। फिर भी कृष्णा जी की यह विशेषता है कि वे संवेदना की डोर कभी नहीं छोड़ती। अंत में साहनी जो कहती हैं, आशीष देती हैं, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। यह जो साहनी की दृष्टि है, यह कथा का बहुत मार्मिक पक्ष है। बहुत सारे चरित्र हैं। शाह जी का देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी शाह जी अपनी अनुपस्थिति में भी उपस्थित हैं इस सारे माहौल में। किंतु कृष्णा जी की यह विशेषता है कि वह करुणा का विस्तार करना चाहती हैं, लेकिन वह समय इतना भयानक है, वह समय इतना कष्ट देने वाला समय है कि उस समय में भी कृष्णा जी के मन में कोई विचलन नहीं है। क्रूरताओं के उद्घाटन के साथ साथ ही मनुष्यता की चिंता उनकी कथा दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। यह अंतिम अंश बहुत महत्वपूर्ण है और विभाजन के औचित्य पर सवाल खड़ा करने वाला है। कहानी की शिल्प संरचना में अनेक संकेत हैं, अधूरे वाक्य हैं, मौन है, तमाम संदर्भ और प्रतीक हैं। फिर भी इनके साथ कहानी अपनी समस्त शिल्प संरचना में विभाजन की क्रूरता और उससे उत्पन्न स्थितियों का उद्घाटन करती है। फिलहाल यह अंश इस कहानी के महत्व की ओर संकेत करता है। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आँखों से हवेली को अंतिम बार देखा। आँखें धुंधली हैं, धुंधली इसीलिए हैं कि सिक्के बदल रहे हैं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रमाण था। साहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों न देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है,
पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक बस हो चुका। सिर झुकाया, ढ्योड़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। साहनी की इस शान से खूनी और शेरे का दिल भी टूट गया, लेकिन फिर भी वह अंत में आशीष ही देती है और कहती है कि तुम्हें भाग लगे चन्ना का आशीष देकर विदा होती है। साहनी की आंखें गीली हैं। उस समय पूरे वातावरण में सबकी आंखें गीली हैं, लेकिन कृष्णा जी यह दिखाती हैं कि कैसे सिक्के बदल गए। इस संरचना में और आगे हम बढ़ें तो जो एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है वो है भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया। बहुत ही मार्मिक कहानी है और इस कहानी में भी स्थितियां हैं, कोई बड़ी घटना नहीं है। सिर्फ स्थितियों के परिवर्तन से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कितना उनके मनोभाव कैसे कैसे बदल रहे हैं कि गाड़ी जब पाकिस्तानी इलाके में चल रही होती है तो जो हिंदू हैं उनके मन में कितना भय और दहशत व्याप्त है, किंतु वही जब हिंदू इलाके में गाड़ी पहुंचती है, रेलगाड़ी पहुंचती है, तो वहाँ जो पठान है उनके भीतर कितना दहशत व्याप्त हो जाता है। और अमृतसर आते आते कैसे मनुष्यता की हत्या होती है, यह कहानी इस पक्ष की ओर संकेत करती है। और इस कहानी को पढ़ते समय मेरा ध्यान इस अंश पर गया जिसमें भीष्म साहनी दहशत और भय का वर्णन करते हैं। दरअसल विभाजन विस्थापन भी है तो एक तरह का भय और आतंक और लूटपाट की दहशत का भी समय है। भीष्म जी लिखते हैं, मुझे लगा जैसे अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में हो रही है। सभी सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं। तो अमृतसर इस सुरक्षित ठिकाने की तलाश रेलगाड़ी के हर डिब्बे में हो रही है। सभी दहशत में हैं, भय में हैं, आतंक में यात्रा कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और इन भागते हुए लोगों के बीच में मनुष्यता और विभाजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह विभाजन कितना क्रूर था, कितना मनुष्य विरोधी था। राजनीति के निर्मम यथार्थ ने कैसे मनुष्यता को कलंकित किया, यह कहानी उस पक्ष की ओर ले चलती है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, अज्ञे की शरणदाता। अज्ञे की शरणदाता इस अर्थ में महत्वपूर्ण कहानी है, नाम से ही देखिए नाम कितना सार्थक है, शरणदाता। जो शरण देने वाला है वही अंत में कैसे हत्या में शामिल हो रहा है और असफल होता है। यह कहानी दरअसल रफ़ीकुद्दीन और देवेंद्र लाल की दोस्ती से शुरू होती है। उनके बीच में दोस्ती है। देवेंद्र लाल जान रहे हैं समय बदल रहा है, आतंक और भय चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए पूरे परिवार को उन्होंने भेज दिया, किंतु खुद रह गए। और रफ़ीकुद्दीन को लगता है कि वह देवेंद्र लाल को बचा नहीं पाएगा, इसलिए अपने मित्र शेख अताउल्लाह के यहाँ उन्हें भेज देते हैं। और शेख अताउल्लाह के यहाँ पहुँचने पर एक बंद कोठरी में वो हैं और उनके लिए जो खाना जाता है उस खाने की रोटियों के बीच में एक पर्ची है जिसमें जैबुन्निसा नाम की एक लड़की एक पर्ची रखती है और उसमें लिखती है कि खाना
कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। खाना कुत्ते को खिलाया जाता है और कुत्ता मर जाता है और देवेंद्र लाल चारदीवारी फांद कर घर से बाहर भागते हैं और बच जाते हैं और बचते बचते वे भारत में आ जाते हैं। आने के कुछ महीनों बाद जैबुन्निसा का एक खत मिलता है और उस खत में अज्ञेय संवेदना की एक नई इबारत लिखते हैं। जैबुन्निसा शर्मिंदा है, कहती है, अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। यह एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मज़लूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। अज्ञेय की यह कहानी इंसानियत की तलाश की कहानी है। अज्ञेय की यह कहानी मनुष्यता के तलाश की कहानी है। इन्हीं कहानीकारों में उपेंद्रनाथ अश्क की भी कहानी है, चारा काटने की मशीन। बहुत मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहानी इस अर्थ में है कि विभाजन के बाद जो एक लूटपाट और अफरा तफरी का माहौल है, उस लूटपाट और अफरा तफरी के माहौल में कैसे कुछ लोग समृद्ध हो रहे हैं और कुछ लोग विपन्न हो रहे हैं। लूटपाट की स्थितियों और ओछी मानसिकता पर व्यंग करने वाली यह कहानी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, क्योंकि लूटपाट में शामिल जो मनुष्य है उनका कोई धर्म नहीं है, उनके पास कोई मूल्य दृष्टि नहीं है, वे केवल मनुष्यता की हत्या कर रहे होते हैं। यह कहानी उस पक्ष की ओर संकेत करती है, इशारा करती है। इन्हीं स्थितियों के बीच में महीप सिंह की कहानी पानी और पुल का खास महत्व है। पानी और पुल मानवीय करुणा और राजनैतिक हादसे का जो परिणाम विभाजन था, उस विभाजन की निरर्थकता को रेखांकित करती है यह कहानी। और पानी और पुल में विभाजन के बाद की जो परिस्थितियां हैं वह कैसे मनुष्यता को कलंकित करती हैं। विभाजन के बाद क्या क्या स्थितियां घटित होती हैं, क्या आर्थिक चुनौतियां हैं, क्या सामाजिक संदर्भ हैं, उन संदर्भों की ओर यह कहानी ले जाती है। और लाहौर में की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की ओर यह कहानी संकेत करते हुए मनुष्य के दुख दर्द और उसके संघर्ष का रेखांकन करती है। विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई बहुत सारी कहानियों में मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण कहानियों की जो सूची है, उसमें मुझे मलबे का मालिक कहानी बहुत आकर्षित करती है। मलबे का मालिक कहानी इस अर्थ में आकर्षित करती है कि एक तो शीर्षक ही आप देखें कि मलबे का मालिक। विभाजन ने बहुत जगह मलबा खड़ा कर दिया, लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, आगजनी हुई। उन आगजनी में रिश्ते जले, विश्वास जले और मनुष्य के बीच में एक लंबी लकीर खिंच गई। हिंदू और मुसलमान जो एक साथ आसपास एक माहौल में, एक परिवेश में रह रहे थे, उनके बीच में सद्भाव था, एक साथ उठना बैठना था, कैसे वे पराये हो गए, कैसे एक दूसरे की संपत्ति के लिए उनके मन में लालच पैदा हुआ। यह दिखाती है यह कहानी मलबे का मालिक। मलबे का मालिक मोहन राकेश की विशिष्ट कहानी है, जो अमृतसर आ गया की तरह ही यह बताती है कि सरहद के आर पार की व्यथा में कोई बहुत अंतर नहीं है। अमृतसर आ गया में भी आप देखेंगे दहशत दोनों तरफ है। भूगोल बदलते ही दहशत में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे भूगोल बदलते ही हिंदू और मुसलमान की मानसिकता में कैसे अंतर आता है। मलबे के मालिक में भी
मोहन राकेश कुछ इसी अंदाज में दिखाई देते हैं। समय है कि आज़ादी के 7.5 साल बाद का समय है, किंतु इन 7.5 साल वर्षों में भी विभाजन के जख्म अभी भरे नहीं हैं। कहानी का आरंभ इस सूचना से होता है कि हॉकी मैच देखने के बहाने लोगों की एक टोली लाहौर से अमृतसर आई है। लाहौर से अमृतसर का रिश्ता बहुत ही रेखांकित करने वाला रिश्ता है, और लाहौर और अमृतसर में यह जो दर्द है, विभाजन और विस्थापन का दर्द है, मुझे लगता है कि ये केंद्र में है, यह उसके केंद्र में। इसलिए बहुत सारी कहानियाँ इन शहरों के आधार पर, इन शहरों को केंद्र में रखकर लिखी गई। दरअसल वो हॉकी का मैच देखने वो टीम नहीं आ रही है, बल्कि उसकी मुख्य वजह है कि जो उसके अपने छूटे हुए लोग हैं, जो बाज़ार हैं, उन बाज़ारों को एक बार फिर से वे देखना चाहते हैं, एक बार फिर से वे उन्हें भरी आँख से देखना चाहते हैं। यह उनकी चाहत है। कहानी के आरंभ में अमृतसर के बाज़ार का चित्र है, और इन्हीं के बीच गनी मियाँ के त्रासद यथार्थ का द्वंद्व दिखाई देता है। गनी मियाँ शहर से बाहर होने के कारण उस रात बच गए, किंतु उनका घर मलबे में तब्दील हो गया। परिवार दंगे की भेंट चढ़ जाता है, और आज वे इसी मलबे की ढेर पर बैठे हुए अपने अतीत की स्मृतियों में खोए हुए हैं। किंतु उनके मन में कोई प्रतिरोध नहीं है, किंतु पीड़ा है। रखे पहलवान के प्रति सगा भाव था, आज भी बना हुआ है। उस रखे पहलवान के प्रति जो खुद को मलबे का मालिक समझता है, और यह चाहता है कि लोग भी उसे मलबे का मालिक समझें। किंतु गनी मियाँ के लिए यह यात्रा, जो उनकी अंतहीन पीड़ा है, उस अंतहीन पीड़ा को कम करने की है। रखा पहलवान सवाल करता है तो उसका जो जवाब देते हैं वो बहुत मार्मिक है। क्या हाल बताऊं रखे, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। रखा पहलवान और गनी मियाँ के बीच का जो संवाद है, यह संवाद बहुत मार्मिक है। रखा पहलवान पूछता है, हाल चाल लेता है, तो गनी मियाँ कहते हैं, क्या हाल बताऊं रखे, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है, क्योंकि सारे नाते रिश्ते तो मलबे में तब्दील हो गए, और जो सगे थे वे मलबे के मालिक हो गए। फिर भी कहता है, तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। और यह मिट्टी छोड़कर जाने, क्योंकि मिट्टी से लगाव और मिट्टी से अलग होना इस विभाजन और विभाजन के उपरांत जो विस्थापन की समस्या है, उस विस्थापन का सबसे बड़ा सच है। दर्द यह है कि मिट्टी से कट जाने का भय। कहानी की घटनात्मक संरचना सिर्फ इतनी है कि गली के मुहाने पर खड़ा है, अजनबी सा खड़ा है। पहले उसे बच्चा चोर समझ लिया जाता है, किंतु उसकी पहचान गनी मियाँ के रूप में होती है, और उस गली के मुहाने से मलबे तक की यात्रा में वह तमाम निर्मम यथार्थ से गुजरता है और करुणा के अनेक संदर्भों से साक्षात्कार करता है। वहाँ जिंदगी के स्वप्न हैं, संघर्ष हैं, आशा और आकांक्षाएं हैं, नाते रिश्ते हैं, फिर भी उसके हृदय की संवेदना की नदी सूखी नहीं है। वो जो कहता है, खुदा नेक की नेकी बनाए रखें, बद की बदी माफ़ करें। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया,
अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। किंतु इस आकांक्षा के बावजूद अंतिम अंश बहुत सांकेतिक है और तार्किक है कि जिस मलबे को रखा पहलवान अपना समझता है, स्वयं को जिस मलबे का मालिक समझता है, उसी मलबे के ढेर पर बैठा हुआ है और उसे भी अंततः वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। शाम का अंधेरा है, सुनसान गली, मलबे के नीचे से बहता हुआ नाली का पानी, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें, बैठे हुए कौवे, भौंकते हुए कुत्ते से सहम कर उड़ भागा कौवा, ये स्थितियां हैं। और इन स्थितियों के बीच पहलवान कुत्ते की तरफ ढेला फेंकता है, लेकिन कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता। पहलवान को जगह खाली करनी पड़ती है। काफ़ी देर तक भौंकने के बाद कुत्ता कान झटक कर मलबे पर लौट आता है और कोने में बैठकर गुर्राने लगता है। यह कहानी है मलबे का मालिक। और मलबे का मालिक इस कहानी में जो सबसे बड़ी स्थिति है कि जो मनुष्यता है, उस मनुष्यता पर भरोसा रखना सिखाती है। बावजूद तमाम क्रूरताओं के मोहन राकेश की यह विशेषता है। अंततः मलबे के मालिक को विस्थापित होना पड़ता है। तो यह कहानी पढ़ते समय ही विभाजन और उसकी त्रासदी से जुड़ी हुई जो तमाम कहानियाँ हैं, उन कहानियों पर विचार करें तो देखें कि विभाजन न सिर्फ एक राजनैतिक घटना थी, विभाजन एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटना थी। इसने सभ्यता और संस्कृति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। मनुष्य के मन में भय और आतंक की उसने सृष्टि की। इस भय और आतंक की सृष्टि के कारण उस जो समय है और उस समय को रेखांकित करने वाली जो कहानियाँ हैं, वह मनुष्यता का एक नया संसार रचती हैं। ये कहानियाँ भय और आतंक और लूटपाट और अविश्वास को रेखांकित करते हुए भी मनुष्यता की खोज करना चाहती हैं और मनुष्य को बचाना चाहती हैं। धन्यवाद।